HBO और BBC की जॉइंट ड्रामा सीरीज इंडस्ट्री 2020 में रिलीज हुई थी और तब से काफी पॉपुलर रही है। ये शो व्यूअर्स को शॉक भी करता है और एंटरटेन भी। सीरीज का फोकस लंदन में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक पियरपॉइंट और को के ऑफिस पर है, जहां 5 जवान ग्रेजुएट्स एंट्री लेवल जॉब के साथ ज्वाइन करते हैं। उन पर प्रेशर होता है कि 6 महीने के अंदर अपनी जॉब सिक्योर करें वरना बाहर। कभी कभी शो ज्यादा ड्रामेटिक लग सकता है, ऊपर से फाइनेंस की हैवी टेक्निकल लेयर्स होती हैं, लेकिन फिर भी सीजन 1 और 2 में जो ट्विस्ट और डेवलपमेंट्स आते हैं वो काफी इंगेजिंग और फनी हैं। मैं सीजन 3 भी अपलोड करूंगी क्योंकि सीजन 4 आ चुका है, लेकिन चलिए पहले सीजन 1 और 2 समझ लेते हैं। इंडस्ट्री सीजन 1 की शुरुआत होती है 5 यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स के साथ, जो अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज देने पियरपॉइंट इन्वेस्टमेंट बैंक के लंदन ऑफिस आते हैं। इन सबको इंटर्न्स के तौर पर हायर किया जाता है, लेकिन इन्हें बहुत कम टाइम में अपने को साबित करना है। साथ ही इन्हें ऑफिस के एक्सट्रीमली डिमांडिंग और काफी इनएप्रोप्रिएट वर्क कल्चर की भी आदत डालनी पड़ती है। हायरिंग के 6 महीने बाद पियरपॉइंट एक स्पेशल दिन रखता है, जिसे रिडक्शन इन फोर्स डे कहा जाता है। उस दिन ये डिसाइड होता है कि कौन इंटर्न फुल टाइम एम्प्लॉय बनेगा और कौन बाहर होगा। पहले ही क्लियर कर दिया जाता है कि सभी 5 को जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए शुरू से ही इंटर्न्स के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। इन सब के बीच हम मिलते हैं हार्पर स्टर्न से। हार्पर एक कॉन्फिडेंट अमेरिकन लड़की है जो अपने सिंपल और मिडिल क्लास बैकग्राउंड पर काफी प्राउड है। क्रॉस प्रोडक्ट सेल्स यानी CPS डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर एरिक ताओ हार्पर से काफी इम्प्रेस है, क्योंकि एरिक खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से आया है। इस वजह से हार्पर को CPS डेस्क मिल जाता है। प्रोफेशनल फ्रंट पर हार्पर का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहता है और वो अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करती रहती है, लेकिन पर्सनल लाइफ में एक बिग टेंशन चल रही है। सच ये है कि हार्पर ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं की। उसने इस बात पर झूठ बोला है। अब वो अपने एक्स लवर से फेक सर्टिफिकेट्स बनवाती है, लेकिन HR में सबमिट करने से पहले काफी नर्वस होती है। जब एरिक उसकी फास्ट प्रोग्रेस और स्मार्ट वर्क के लिए उसकी तारीफ करता है, तो हार्पर अपनी हेजिटेशन साइड में रखकर फेक एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट HR डिपार्टमेंट में सबमिट कर देती है और यहीं से उसकी स्टोरी एक रिस्की डायरेक्शन में मूव करने लगती है। वहीं यास्मीन एक बहुत ही अमीर फैमिली से आती है। उसके पेरेंट्स बिजनेसमैन और आर्टिस्ट हैं, लेकिन पियरपॉइंट में उसे इसका कोई स्पेशल फायदा नहीं मिलता। यास्मीन मल्टीपल लैंग्वेजेस में फ्लुएंट है, इसलिए उसे फॉरेन एक्सचेंजेस FX डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है। यहाँ उसे अपने इमीडिएट बॉस केनी के इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स झेलने पड़ते हैं। यास्मीन खुद इन चीजों के खिलाफ बोल नहीं पाती। इस सिचुएशन में हार्पर यास्मीन के लिए स्टैंड लेती है, जो यास्मीन के लिए काफी बड़ी बात होती है। इसी वजह से दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाता है। कुछ टाइम बाद हार्पर यास्मीन के घर में किराएदार बनकर रहने लगती है, लेकिन पियरपॉइंट जैसे हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में प्रोफेशनल कंपटीशन और राइवलरीज फ्रेंडशिप को टेस्ट करती ही हैं और धीरे धीरे ये बॉन्ड भी टूटने लगता है। उधर रॉबर्ट स्पियरिंग भी एक अपर मिडिल क्लास स्कॉटिश फैमिली से आता है, लेकिन वो अपने बैकग्राउंड को ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। पियरपॉइंट में आने के बाद रॉबर्ट CPS डेस्क पर काम करता है और ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। वो उन पैसों से शो ऑफ वाली जिंदगी जीने लगता है और अपने कुछ दोस्त भी बना लेता है, जिनका माइंडसेट भी चमक धमक वाला है। धीरे धीरे रॉबर्ट VP क्लेमेंट के क्लोज हो जाता है। क्लेमेंट का एटीट्यूड काफी चिल्ड है। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि रॉबर्ट सीनियर्स पर अच्छा इंप्रेशन बना पा रहा है या नहीं। बाद में रॉबर्ट को पता चलता है कि क्लेमेंट ड्रग एडिक्शन से जूझ रहा है। ये एडिक्शन इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार क्लेमेंट को जॉब से निकाल दिया जाता है। इसी बीच रॉबर्ट खुद भी ड्रग्स की तरफ चला जाता है। इस पर्सनल मेस के साथ साथ वो डोमिनेंट और इमोशनली कोल्ड यास्मीन की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है, जो उसकी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। फोर्थ इंटर्न हरिधर पियरपॉइंट के एक्सट्रीमली टफ और थका देने वाले वर्क कल्चर को ज्यादा टाइम तक झेल नहीं पाता। अपनी वर्थ प्रूव करने के चक्कर में वो लिमिट से ज्यादा काम करता रहता है, बिना प्रॉपर ब्रेक लिए, बिना सोने का टाइम निकाले। इसका नतीजा बहुत ट्रैजिक होता है। ऑफिस के बाथरूम में हरी को सेवर हार्ट अटैक आता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। हरी के साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन में काम करने वाले गस को लगता है कि इस हादसे के बाद पियरपॉइंट के इनह्यूमन प्रेशर और इलीगल वर्क एनवायरनमेंट पर सवाल उठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हरी की मौत को आत्महत्या बताकर क्वाइटली कवर अप कर दिया जाता है। यहाँ तक कि पियरपॉइंट के एक एक्स एम्प्लॉय का तीखा आर्टिकल भी कोई असर नहीं डाल पाता। ये सब देखकर गस के मन में डाउट आ जाता है, क्या ये बैंक वाकई में काम करने लायक जगह है या फिर सक्सेस के नाम पर इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं। वहीं हार्पर और यास्मीन की दोस्ती धीरे धीरे टूटने लगती है, जब दोनों ही रॉबर्ट की तरफ थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो जाती हैं। हाँ, दोनों में से कोई भी एक्चुअली रॉबर्ट के साथ रिश्ते में नहीं जाती, लेकिन टेंशन जरूर बिल्ड हो जाती है।
सीजन 1 के आखिर तक आते आते सब कुछ एक्सप्लोड हो जाता है जब हार्पर पहली बार एक बड़ा धोखा देती है। सीपीएस का बॉस एरिक, जो ऊपर से हार्पर को अपनी फेवरेट अप्रेंटिस जैसा ट्रीट करता था, असल में काफी क्रूअल और अनप्रेडिक्टेबल भी था। जब एक टास्क में हार्पर फेल हो जाती है, एरिक उसे अलग से खाली कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, जिससे हार्पर मेंटली और इमोशनली बहुत अनसेफ फील करती है। शुरू में हार्पर इस हादसे के खिलाफ कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में वो सीपीएस वीपी डेरिया को सब बता देती है। डेरिया ये बात ब्रांच प्रेसिडेंट सैरा तक ले जाती है। सैरा और डेरिया मिलकर एक प्लान बनाते हैं एरिक के टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सपोज करने और उसे कंपनी से बाहर निकालने का। इस प्लान के लिए इन्हें हार्पर की ऑफिशियल टेस्टिमोनी चाहिए होती है, लेकिन दूसरी तरफ एरिक और एफआईसीसी के ग्लोबल हेड बिल हार्पर को एक बिल्कुल अलग डील ऑफर करते हैं। या तो वो अपना कंप्लेंट वापस ले या फिर पियर पॉइंट में परमानेंट पोजीशन पाकर अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले। यहीं पर हार्पर को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो न सिर्फ उसके करियर को बल्कि उसके रिश्तों और मॉरल्स को भी हमेशा के लिए बदल देता है। बॉस के बिहेवियर से हार्पर क्लियरली ह्यूमिलेटेड फील करती है, लेकिन आखिर में वो डेरिया की बजाय एरिक का साथ चूज करती है क्योंकि उसे एरिक ज्यादा रिलेटेबल लगता है। इस फैसले का नतीजा ये होता है कि हार्पर सीपीएस में अपनी पोजीशन फिक्स कर लेती है, वो भी एरिक की लीडरशिप के अंडर। दूसरी तरफ सैरा और डेरिया का प्लान उल्टा पड़ जाता है। दोनों को कंपनी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने एरिक को हटाने और पावर शिफ्ट करने की कोशिश की थी। ये सब यास्मीन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। एफएक्स डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप के दौरान उसने केनी के अंडर रेगुलर डिस्कम्फर्ट झेला था। डेरिया ही वो इंसान थी जो मुश्किलों में यास्मीन को सपोर्ट करती थी। यास्मीन ने सिर्फ इसलिए इतनी मेहनत की थी ताकि सीपीएस डेस्क में ट्रांसफर मिल सके और डेरिया के साथ काम कर सके। इसलिए जब हार्पर ने डेरिया को धोखा देकर उसे साइड कर दिया तो यास्मीन गुस्से से भर जाती है। उसके लिए ये बात और ज्यादा वियर्ड थी कि हार्पर ने उस आदमी को सपोर्ट किया जिसने उसे ह्यूमिलिएट किया था, और जबकि वो उस टॉक्सिक वर्क कल्चर को बदलना चाह रही थी। इस धोखे के बाद दोनों की दोस्ती टूट जाती है और सीजन 2 के मिड तक इनके बीच क्लियर दुश्मनी रहती है। धीरे धीरे वो सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर बात करना शुरू करती हैं। चीजें तब बदल जाती हैं जब एक वर्क टूर बर्लिन में होता है। हार्पर हमेशा अपने भाई जॉन के बारे में बात करती थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों अलग हो गए थे। जॉन जर्मनी में रहता था और फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं था। जब हार्पर फाइनली अपने भाई से मिलती है, रिवील होता है कि उनकी माँ जॉन पर काफी हार्श और डिमांडिंग थी। उससे जबरदस्ती टेनिस करियर परस्यू करवाया गया, जबकि उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जॉन अभी भी हार्पर से दूर रहना चूज करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बचपन में हार्पर का इंकरेजमेंट भी सेल्फिश मोटिवेशन से आया था। इस इमोशनल कन्फ्रंटेशन से पहले और बाद हार्पर अपनी फैमिली की ये ट्विस्टेड डायनेमिक यास्मीन को बता देती है। इस शेयरिंग के बाद दोनों लड़कियां फिर से फ्रेंड्स बन जाती हैं, लेकिन सीजन 1 वाली जेन्युइन और इनोसेंट बॉन्डिंग वापस नहीं आ पाती। इंडस्ट्री सीजन 2 में हमें यास्मीन के डैड चार्ल्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। चार्ल्स एक बहुत ही अमीर, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका बिजनेस प्रोफाइल काफी प्रॉफिटेबल माना जाता है। शुरू में चार्ल्स का अकाउंट मैक्सिम हैंडल करता है, जो यास्मीन के बचपन का दोस्त है और सीजन 2 में थोड़े टाइम के लिए उसका लवर भी होता है। लेकिन यास्मीन चाहती है कि वो अपने डैड को पियर पॉइंट का क्लाइंट बनाए ताकि कंपनी में अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस बढ़ा सके। इसी प्रोसेस में यास्मीन की दोस्ती होती है सेलेस्टे से, जो बैंक की प्राइवेट वेल्थ मैनेजर है। यास्मीन इन दोनों के बीच मीटिंग सेटअप करवाती है। मीटिंग के दौरान चार्ल्स का बिहेवियर काफी रूड और डिसरिस्पेक्टफुल होता है, लेकिन बाद में यास्मीन ही उसके टेम्पर के लिए माफी मांगती है। यास्मीन अच्छी तरह जानती है कि उसका डैड एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल क्लाइंट हो सकता है, इसलिए वो उसका बिजनेस लाने की कोशिश नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि जब उसे पता चलता है कि चार्ल्स की लाइफ में कई अफेयर्स रहे हैं, जहाँ हर औरत को लीगल सेटलमेंट्स के जरिए पैसे देकर चुप करवा दिया गया, तब भी यास्मीन कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देती। ये स्टोरी लाइन क्लियरली दिखाता है कि यास्मीन का पर्सनल ट्रॉमा, एम्बिशन और प्रोफेशनल सर्वाइवल कैसे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और वो अपने डैड की टॉक्सिसिटी को भी करियर के लिए इग्नोर कर देती है। बर्लिन में यास्मीन अपनी नैनी थेरेसा से मिलती है। यहीं पर रिवील होता है कि चार्ल्स का थेरेसा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और स्ट्रॉन्ग हिंट दिया जाता है कि ये सब तब हुआ जब थेरेसा माइनर थी। ये बात काफी डिस्टर्बिंग होती है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे पियर पॉइंट में अपने अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस के वक्त यास्मीन इस बार भी फौरन रिएक्ट नहीं करती। वो सेलेस्टे के साथ मिलकर अपने डैड को बैंक का क्लाइंट बनाने की कोशिश जारी रखती है। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब करंट इंटर्न वेनिशा एक क्लाइंट के इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के खिलाफ आवाज उठाती है। यास्मीन उसे सजेस्ट करती है कि वो इस हादसे को इग्नोर कर दे, और इसी बात पर यास्मीन पर सवाल उठाया जाता है। आयरनिकली ये सवाल केनी जैसा प्रॉब्लमैटिक आदमी उठाता है।
यहीं से यास्मीन को एहसास होता है कि वो खुद भी हिपोक्रेट रही है, हर बार इनजस्टिस को इग्नोर करती आई है। ये बात समझने के बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी भी तरह से सेक्सुअल मिसकंडक्ट को टॉलरेट नहीं करेगी, न ऑफिस में न अपनी पर्सनल लाइफ में। यास्मीन अपने डैड के अगेंस्ट खड़ी होती है, लेकिन इसका नुकसान उसी को होता है। सेलेस्टे चार्ल्स को चूज कर लेता है और चार्ल्स यास्मीन को फाइनेंशियली कट ऑफ कर देता है। फिर एक और शॉकिंग सच सामने आता है। यास्मीन अब तक अपने डैड के पैसों पर जी रही थी, डिस्पाइट अर्निंग हर ओन सैलरी, और उसका पेयर पॉइंट का इंटर्न भी उसके डैड के इन्फ्लुएंस से मिला था। उसने खुद अप्लाई तक नहीं किया था। इन सब के बाद यास्मीन बेघर हो जाती है और लगता है जल्दी ही उसकी जॉब भी चली जाएगी, क्योंकि सीपीएस और एफएक्स मर्जर के बाद उसकी पोजीशन खत्म होने वाली है। इस लो पॉइंट पर उसे रॉबर्ट में एक फ्रेंड मिलता है जो उसे अपने घर में रहने देता है, लेकिन यास्मीन यहाँ भी परेशानी क्रिएट कर देती है जब वो रॉबर्ट से कोकेन अरेंज करने को कहती है, जो दिखाता है कि उसकी लाइफ अभी भी बिगड़ती ही जा रही है। सीजन 1 में रॉबर्ट जो ड्रग्स ले रहा था, सीजन 2 में वो उसी ड्रग्स से दूर रहने की कोशिश करता है। इस बीच रॉबर्ट को निकोल का पोर्टफोलियो हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। ये वही क्लाइंट है जिसने पहले हार्पर के साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया था। निकोल रॉबर्ट पर भी लाइन क्रॉस करती है और इस बार रॉबर्ट रेसिस्ट नहीं करता। रॉबर्ट को लगता है कि इनके बीच कुछ स्पेशल और जेन्युइन केमिस्ट्री है, भले ही वो एथिकली गलत हो। उसे ये भी लगता है कि निकोल सिर्फ उसी की तरफ अट्रैक्ट है, लेकिन जब रॉबर्ट को पता चलता है कि निकोल ने हार्पर के साथ भी सेम चीज की थी, तो उसे धोखे जैसा फील होता है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में रॉबर्ट एक बहुत गलत फैसला लेता है। वो न्यू इंटर्न वेनिशिया को जानबूझकर निकोल के क्लोज पुश करता है, ये जानते हुए कि निकोल उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन वेनिशिया बाकी लोगों की तरह चुप नहीं रहती। वो फौरन इंसिडेंट के खिलाफ बोल देती है। यहीं पर रॉबर्ट को सेवर गिल्ट फील होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने जानबूझकर किसी को खतरे में डाल दिया। इसलिए रॉबर्ट यास्मीन की हेल्प करने के लिए हाँ बोलता है और उसके लिए ड्रग्स अरेंज कर देता है। लेकिन उसी रात ब्रेथेलाइजर टेस्ट के लिए पुलिस उसे रोक लेती है। रॉबर्ट के पास कोकेन मिलता है और वो अरेस्ट हो जाता है। सरप्राइजिंगली वो अपने किसी दोस्त या सीनियर को कॉल नहीं करता, बजाय इसके वो निकोल से हेल्प मांगता है। निकोल उसे रिलीज तो करवा देती है, लेकिन इसके बाद दोबारा कंट्रोल ले लेती है और रॉबर्ट भी उसके आगे झुक जाता है। सिचुएशन थोड़ी फोर्सफुल और टॉक्सिक लगती है, लेकिन ये भी क्लियर है कि रॉबर्ट खुद भी निकोल के साथ रहना चाहता है, इवन दो वो जानता है कि ये रिश्ता उनकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इंडस्ट्री के सीजन 2 में एक और इम्पोर्टेंट न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जेसी ब्लूम। कोविड के दौरान लाइव टीवी पर दिए गए उसके स्टेटमेंट ने डायरेक्टली मार्केट को अफेक्ट किया था, जिस वजह से फाइनेंस की दुनिया में वो काफी पॉपुलर हो चुका है। जब हार्पर को पता चलता है कि जेसी ब्लूम उसी होटल में रुक रहा है जहां वो खुद रह रही है, तो वो फौरन उसे फॉर्मल पिच देने की प्लानिंग करती है। काफी जदोजहद के बाद जेसी पियर पॉइंट का क्लाइंट बनने को हाँ बोल देता है, और स्पेशली हार्पर के अंडर। अब हार्पर पूरी कोशिश करती है कि ब्लूम के लिए बेस्ट पॉसिबल डील्स अरेंज करे। इसी प्रोसेस में वो एक ब्रिक एंड मॉर्टर ड्रग स्टोर चेन फास्ट एड को शॉर्ट सेल करने का आइडिया देती है, क्योंकि पैंडेमिक के चलते कंपनी का बिजनेस लॉस में जा रहा है। यहाँ सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि अमेजॉन फास्ट एड को खरीदने का प्लान बना रहा है, लेकिन ये डील कंफर्म नहीं होती। फास्ट एड के राइवल्स टेली हेल्थ कंपनी रिकन हेल्थ केयर गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि वो एंटी कंपटीशन रिपोर्ट लाएं। उनका गोल होता है एनएचएस के लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स खुद लेना, जो अमेजॉन के मार्केट में एंटर करते ही उसके पास चले जाते। क्योंकि पूरा सिनेरियो अनक्लियर होता है, हार्पर ब्लूम के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग रखना चाहती है। सच्चाई ये है कि ब्लूम का क्लाइंट होना हार्पर को कुछ सिचुएशन में पियर पॉइंट से भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। इसी बीच गस, जो सीजन 1 के आखिर में पियर पॉइंट छोड़ चुका था, अब एमपी अरोरा का असिस्टेंट बन चुका है, और ये वही एमपी होती है जो एंटी कंपटीशन रिपोर्ट ओवरसीज कर रही होती है। हार्पर गस के जरिए अंदर की इन्फो निकालने की कोशिश करती है और वो कामयाब भी हो जाती है। गस रिवील करता है कि एंटी कंपटीशन रिपोर्ट कैंसिल होने वाली है। इसका मतलब ये है कि अमेजॉन फास्ट एड को बाय कर लेगा और डील अनाउंस होते ही फास्ट एड के शेयर तेजी से ऊपर चले जाएंगे। इस क्रिटिकल इन्फो के साथ हार्पर डायरेक्टली जेसी के पास जाती है, बिना पेयर पॉइंट को इन्वॉल्व किए। वो एक इंडिविजुअल के तौर पर एक्ट करती है, बैंक की रिप्रेजेंटेटिव बनकर नहीं, और ब्लूम को सजेस्ट करती है कि वो फास्ट एड के और शेयर्स खरीद ले। लेकिन यहाँ पर जेसी एक कंप्लीट यू टर्न ले लेता है। टीवी पर आते ही वो एंटी कंपटीशन रिपोर्ट को सपोर्ट करता है, जिससे रिपोर्ट दोबारा एग्जिस्टेंस में आ जाती है और अमेजॉन को फास्ट एड बाय करने से रोक दिया जाता है। ब्लूम ये मूव तब करता है जब वो पहले ही रिकन हेल्थ केयर के शेयर्स बहुत सस्ते रेट पर खरीद चुका होता है।
जैसे ही उसके टीवी इंटरव्यू के बाद शेयर्स की प्राइस मैसिवली जंप करती हैं, वो फौरन उन्हें बेचकर काफी मुनाफा कमा लेता है। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि ब्लूम ने हार्पर के साथ एसोसिएशन सिर्फ एक रीजन के लिए रखी थी, गस के जरिए अंदर की खबर निकालने के लिए। जैसे ही हार्पर वो इन्फो उस तक पहुंचाती है, ब्लूम अपना फायदा देकर हार्पर और पियरपॉइंट दोनों को डंप कर देता है। इंटरेस्टिंगली इस पूरे मेस में एरोरा और गस दोनों का भी फायदा होता है, जो स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि वो भी शायद इसी आउटकम का वेट कर रहे थे। ब्लूम के सपोर्ट के बाद अरोर को ह्यूज पॉलिटिकल बूस्ट मिलता है। ये भी पॉसिबल है कि अरोर ने जानबूझकर गस को रिपोर्ट कैंसिल होने की बात बताई हो, ये जानते हुए कि वो इन्फो हार्पर तक लीक करेगा और फिर ब्लूम उसे स्ट्रैटेजिकली यूज करके रिपोर्ट को वापस ले आएगा। दूसरी तरफ गस को पूरी तरह पता होता है कि उसकी लीक की हुई इन्फो हार्पर के जरिए ब्लूम तक ही पहुंचेगी। भले ही वो एरोर के ऑफिस में अपनी जॉब खो देता, लेकिन वो इंश्योर कर लेता है कि ब्लूम उसे अपना असिस्टेंट हायर कर ले। आखिर में सबसे ज्यादा नुकसान हार्पर का होता है, जबकि बाकी प्लेयर्स ब्लूम, एरोर और गस अपना अपना गेम जीत कर निकल जाते हैं। सीजन के आखिर में एरिक और हार्पर फिर से टीम अप करते हैं, लेकिन इस बार गोल होता है किसी और बैंक में पूरी टीम के साथ हायर होना। इस प्लान में वो मार्केट मेकर ऋषि और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डैनी वैन डेवेंडर, यानी जिसे डीवीडी कहा जाता है, उन्हें भी साथ ले आते हैं। चारों मिलकर राइवल बैंक को पिच करते हैं कि वो एक रेडीमेड टीम है। एक बैंक इन्हें एक्सेप्ट भी कर लेता है जब ये प्रॉमिस किया जाता है कि वो पियरपॉइंट के क्लाइंट्स इंक्लूडिंग जेसी को भी अपने साथ ले आएंगे। लेकिन प्लान यहीं पर फेल हो जाता है, क्योंकि नया बैंक चाहता है कि टीम न्यूयॉर्क शिफ्ट करे। ऋषि और डीवीडी न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार हैं, जबकि एरिक और हार्पर इंग्लैंड छोड़ना नहीं चाहते। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद एरिक और हार्पर बिल एडलर के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि ऋषि और डीवीडी को फायर कर दिया जाए, उनकी पियरपॉइंट छोड़ने की कॉन्स्पिरेसी के चलते, और लंदन ब्रांच में एक नई टीम उनके अंडर बना दी जाए। बिल एडलर इस प्लान पर एग्री कर लेता है, खासकर इसलिए भी क्योंकि वो निकोल के स्कैंडल से और ट्रबल अवॉइड करना चाहता है, जिसमें हार्पर टेस्टिफाई कर सकती थी। लेकिन बिल्कुल आखिर में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। हार्पर को पता चलता है कि एरिक ने एचआर को उसके फेक एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स के बारे में बता दिया है। इसका नतीजा ये होता है कि हार्पर को जॉब से निकाल दिया जाता है। सरफेस लेवल पर ये एरिक का अल्टीमेट बिट्रेयल लगता है, लेकिन डीपर लेवल पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। एरिक जानता था कि अगर ये रिवील हो गया कि हार्पर ने जेसी ब्लूम के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग की है, तो वो सीरियस लीगल ट्रबल में फंस जाएगी। इसलिए एरिक उसे इंडस्ट्री से ही बाहर निकाल देता है, ताकि उसे और बड़ा नुकसान ना हो। इस ट्विस्ट से थोड़ा पहले एक इमोशनल मोमेंट भी होता है। ऋषि के सामने अपना सीक्रेट प्लान छुपाते हुए हार्पर एरिक को डैड कह देती है। भले ही वो कवर के लिए बोला गया हो, लेकिन ये बात एरिक को जेन्युइनली अफेक्ट करती है। उसे एहसास होता है कि वो एक तरह से अपनी बेटी जैसी लड़की को इतने गंदे गेम में घसीट रहा है। सीजन 2 के आखिर में हार्पर को जॉब से निकाल दिया जाता है। रॉबर्ट और यास्मीन का फ्यूचर अनक्लियर रह जाता है। ये भी कंफर्म नहीं होता कि एरिक लंदन में नई टीम लीड करेगा या न्यूयॉर्क ब्रांच टेक ओवर करेगा। ये पता चलेगा नेक्स्ट सीजन में। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।